गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान। चैप्टर जो अपना चल रहा था वो 3 का चल रहा था। ठीक है, देखो इसके पहले वाली क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था। शुक्र जनन। दूसरा हमने पढ़ा वर्षण की आंतरिक संरचना। किसके बारे में पढ़ा? वर्षण की आंतरिक संरचना के बारे में हमने पढ़ा था। देखो ध्यान रहे, शुक्र जनन के अंदर जितने पद होते हैं वो सारे के सारे पद वर्षण के अंदर भी पाए जाते हैं। आपको पता है कि वर्षण जो होता है, जो गोलाकार संरचना होती है, गोलाकार संरचना उदर गुहा से बाहर, उदर गुहा से बाहर यानी गोलाकार संरचना उदर गुहा से बाहर तथा जिसके अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। गोलाकार संरचना जो उदर गुहा से बाहर होती है, जिसके अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। इसमें इतनी स्टेप आपको याद रखनी है। जैसे पहली स्टेप कौन सी होती है? प्रीमोर्डियल सेल। दूसरे नंबर पर क्या आता है? स्पर्मेटोगोनिया, कोशिका। ठीक है, यानी प्रीमोर्डियल कोशिका जो होती है वो किसका निर्माण करती है? स्पर्मेटोगोनिया कोशिका का निर्माण करती है। यह स्पर्मेटोगोनिया कोशिका आगे जाकर किसका निर्माण करती है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करती है। यह आगे जाकर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करती है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आगे जाकर स्पर्मेटिड का निर्माण करते हैं और लास्ट में जाकर किसका निर्माण होता है? स्पर्म का। ये चरण आपको इसमें हमेशा ध्यान में रखने हैं। अगर ये स्टेप आपको याद में है, जैसे प्रीमोर्डियल कोशिका के बारे में कि पहली कोशिका कौन सी होती है? प्रीमोर्डियल कोशिका होती है। प्रीमोर्डियल कोशिका से आगे जाकर किसका निर्माण होता है? स्पर्मेटोगोनिया कोशिका का निर्माण होता है। स्पर्मेटोगोनिया कोशिका आगे जाकर किसका निर्माण करती है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आगे जाकर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आगे जाकर स्पर्मेटिड और लास्ट में जाकर किसका निर्माण होता है? स्पर्म का निर्माण होता है। यानी इस प्रकार के जो चरण आप यहां पर देख रहे हो, ये सभी चरण एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप आते हैं। आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा? अंडजनन। आज जो अपना टॉपिक है वह है अंडजनन। इसको बोलते हैं पूजनेसिस। ठीक है, देखो जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, अंडाशय के द्वारा अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया अंडजनन कहलाती है। अंडाशय के द्वारा अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंडजनन कहलाती है। ठीक है, अब देखो
जिस प्रकार से हमने देखा कि शुक्रजनन के अंदर क्या होता है कि वर्षण के अंदर शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, शुक्रजनन। उसी प्रकार से अंडजनन के अंदर क्या होता है कि अंडाणु यानी अंडाशय के द्वारा अंडाणु निर्माण की जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है, अंडजनन कहलाती है। ये अंडजनन की प्रक्रिया जो होती है यह भी 3 अवस्थाओं के अंदर क्या होती है, पूर्ण होती है। कितनी अवस्थाओं में पूर्ण होती है, 3 अवस्थाओं में। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो, जिस प्रकार से शुक्रजनन की प्रक्रिया हुई थी उसी प्रकार से अंडजनन की प्रक्रिया होती है। अंडजनन की प्रक्रिया 3 प्रावस्थाओं में पूर्ण होती है। तो वो 3 प्रावस्थाएं कौन सी होती हैं? पहली होती है गुणन प्रावस्था, दूसरी होती है वर्धी प्रावस्था और तीसरी होती है परिपक्व प्रावस्था। जिस प्रकार से शुक्रजनन की शुक्रजनन की प्रक्रिया 3 प्रावस्थाओं में पूर्ण होती है, उसी प्रकार से अंडजनन की प्रक्रिया भी क्या होती है कि 3 प्रावस्थाओं में ही पूर्ण होती है। लास्ट में जब अंडजनन की प्रक्रिया हो जाती है तो दोनों के बीच में डिफरेंस करते हैं। इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये आता है कि इस अंडजनन की वृद्धि प्रावस्था जो होती है यानी ये प्रावस्था बड़ी होती है, ठीक है, जबकि शुक्रजनन की वृद्धि प्रावस्था क्या होती है, छोटी होती है। शुक्रजनन की वृद्धि प्रावस्था छोटी होती है जबकि अंडजनन की वृद्धि प्रावस्था क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। इसका प्रारंभ जो होता है वो भी कौन सी कोशिका से होते हैं, प्रीमोडियल कोशिका से, जबकि शुक्रजनन की प्रक्रिया भी यानी का प्रारंभ किससे होता है, प्रीमोडियल कोशिका से ही होता है। शुक्रजनन की प्रक्रिया के अंदर 4 शुक्राणु का निर्माण होता है जबकि इसके अंदर 1 अंडाणु का निर्माण होता है। ये सारी बातें किसकी चल रही हैं, डिफरेंस की चल रही हैं, यानी अंतर। तो अंडजनन की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बोर्ड पर लिखा गया है कि अंडाशय के द्वारा अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया अंडजनन कहलाती है। ये 3 अवस्थाओं में पूर्ण होती है। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी बता दी हमने, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन, इसको बोलते हैं ग्रोथ और इसको बोलते हैं मैच्योरेशन, ठीक है। इन 3 अवस्थाओं में पूर्ण होती है मल्टीप्लीकेशन, ग्रोथ और मैच्योरेशन फेज। जहां तक हो सकता है इसकी इंग्लिश में नाम आपको ध्यान में रखने हैं। अब इसको डायग्राम के द्वारा हम यहां पर समझा रहे हैं, देखना। जैसे ये कोशिका भी है जिसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 46 है। या इसको n या 2n के द्वारा भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रीमोडियल कोशिका, इसको जर्मिनल एपिथेलियम के नाम से भी जानते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। इस कोशिका में क्या होता है, समसूत्री विभाजन, जिससे 2 कोशिकाएं बनती हैं। दोबारा से क्या होता है, समसूत्री विभाजन, जिससे 2 से कितनी कोशिकाएं बनती हैं, 4 कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है। यहां पर दोबारा क्या हुआ है, समसूत्री विभाजन
और यहाँ पर बनने वाली जो कोशिका जो होती है, इस कोशिका को क्या बोलते हैं? ओगोनिया। याद रखना, इस कोशिका को क्या कहा जाता है? ओगोनिया कोशिका कहा जाता है। ये जो इतना चरण जो होता है, ये कौन सा होता है? गुणन प्रावस्था। ठीक है, कौन से है? गुणन प्रावस्था। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है, अब देखो, इस ओगोनिया कोशिका में से केवल एक ओगोनिया कोशिका अपने आकार में क्या करती है? वृद्धि करती है। यानी कोई भी एक कोशिका क्या करती है? अपने आकार में वृद्धि करती है। जैसे इसने अपने आकार में क्या कर लिया? वृद्धि। गुणसूत्रों की संख्या 46 है। ठीक है, इस कोशिका को यहां पर क्या कहा जाता है? प्राइमरी oocyte। क्या कहा जाता है? प्राइमरी oocyte कहा जाता है। ये प्रावस्था जो होती है, ये कौन सी होती है? वृद्धि प्रावस्था, जिसको बोलते हैं ग्रोथ फेज। जिसको क्या बोलते हैं? ग्रोथ फेज कहते हैं। अब इसमें देखो, प्राइमरी oocyte हमने बता दिया, वृद्धि प्रावस्था यहां पर हो चुकी है। अब इसमें क्या होता है कि प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। जैसे एक कोशिका बड़ी बनती है, एक कोशिका छोटी बनती है। ठीक है, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। इस कोशिका को यहां पर क्या, जो आकार में जो कोशिका बड़ी बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी oocyte। और ये जो कोशिका आकार में छोटी बनती है, इसको बोलते हैं पोलर बॉडी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पोलर बॉडी। गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पर क्या हो चुकी है? जब प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हुआ, गुणसूत्रों की संख्या हो चुकी है यहाँ पर 23। कितनी हो गई है? 23 हो गई है। ठीक है, यहां तक शायद मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी बच्चे को आसानी से कर भी सकता है। अब देखो, ये सेकेंडरी oocyte क्या करते हैं? द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन करते हैं। सेकेंडरी oocyte क्या करते हैं? द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन करते हैं। जैसे एक पोलर बॉडी और बन जाती है, और यहां पर क्या बनता है? अंडाणु, जिसको बोलते हैं ओम। ठीक है, ये पूरा का पूरा चरण जो है, ये क्या कहलाता है? मैच्यूरेशन फेज, जिसको बोलते हैं परिपक्वन प्रावस्था। जिसको क्या बोलते हैं? परिपक्वन प्रावस्था। ठीक है, अब देखो, जब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि अंडजनन की प्रक्रिया के अंदर कितने अंडाणु बनते हैं, तो आपको आंसर क्या बताना है? कि एक अंडाणु बनते हैं। इसी के साथ में एक अंडाणु के साथ में कितने पोलर बॉडी बनते हैं? देखो, इसका आंसर क्या रहता है? इसका आंसर ये रहता है कि एक अंडाणु के साथ में एक पोलर बॉडी या 3 पोलर बॉडी का निर्माण होता है। अगर ऊपर वाली पोलर बॉडी विभाजन कर लेती है, तो 2 पोलर बॉडी और एक नीचे वाली पोलर बॉडी, कितनी पोलर बॉडी बन जाते हैं? 3 पोलर बॉडी बन जाते हैं।
इसकी वर्ती प्रावस्था जो होती है, जिसको हम प्राइमरी oocyte के नाम से जानते हैं, इसकी वर्ती प्रावस्था क्या होती है, काफी बड़ी होती है, जो पोषण की प्राप्ति करने के बाद में अपने आकार को क्या कर लेती हैं, बड़ा कर लेती हैं। यानी पोषण की प्राप्ति करने के बाद में इसकी वर्ती प्रावस्था जो होती है अपने आकार को बहुत बड़ा कर लेती है और बहुत ज्यादा समय लेती है। जब माता के गर्भाशय के अंदर लड़की का एम्ब्रियो होता है तो उसी समय अंडजनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जब तक वो किशोर अवस्था के अंदर नहीं पहुंचती है तब तक वह वर्ती प्रावस्था के अंदर ही रुकी रहती है। जब किशोर अवस्था के अंदर पहुंच जाती है तो उसके बाद में वर्ती प्रावस्था जो होती है, प्रथम अर्धसूत्रीय विभाजन, द्वितीय अर्धसूत्रीय विभाजन करने के बाद में अंडाणु और पोलर बॉडी का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। ठीक है। अब देखो कौन कौन सी बातें इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है कि वर्ती प्रावस्था 3 चरणों में पूर्ण होती है, गुणन प्रावस्था, वर्ती प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। इसकी प्रारंभिक कोशिका क्या कहलाती है? इसकी प्रारंभिक कोशिका प्रीमोर्डियल कोशिका, जिसको जर्मिनल एपिथेलियम के नाम से भी जानते हैं। इस गुणन प्रावस्था के अंदर प्रीमोर्डियल कोशिका बार बार क्या करती है, समसूत्री विभाजन करती है और किसका निर्माण होता है, ओगोनिया कोशिका का निर्माण होता है। कौन सी कोशिका का निर्माण होता है? ओगोनिया कोशिका का निर्माण होता है। इसमें से केवल एक ओगोनिया कोशिका क्या करती है कि अपने आकार को बड़ा करती है और क्या कहलाती है, प्राइमरी oocyte कहलाती है। ये जो नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पहले नाम क्या है, ओगोनिया, दूसरा नाम क्या है, प्राइमरी oocyte, आगे नाम क्या है, सेकेंडरी oocyte, आगे नाम क्या है, सेकेंडरी oocyte के बाद में यहाँ पर क्या बनता है, ओम बनता है, यानी अंडाणु का निर्माण होता है। इसके अंदर अगर ये पोलर बॉडी विभाजन कर लेती हैं तो 2 पोलर बॉडी और बनाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं अगर ये विभाजन नहीं करती हैं, अगर ये पोलर बॉडी विभाजन नहीं करती है तो केवल एक ही पोलर बॉडी का निर्माण होता है। अगर ये विभाजन कर लेती हैं तो कितने पोलर बॉडी बन जाते हैं, यहाँ पर 3 पोलर बॉडी का निर्माण हो जाता है। ठीक है। तो ये थी आपकी अंडजनन की प्रक्रिया। इतना जरूर ध्यान में रखना है कि शुक्रजनन की प्रक्रिया के अंदर 4 शुक्राणु का निर्माण होता है, जबकि अंडजनन की प्रक्रिया के अंदर 1 अंडाणु का निर्माण होता है। शुक्रजनन की प्रक्रिया में 3 प्रावस्थाएं होती हैं, गुणन प्रावस्था, वर्ती प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। ठीक है। जबकि यहाँ पर अंडजनन की प्रक्रिया जो होती है ये भी 3 प्रावस्थाओं में पूर्ण होती है, गुणन प्रावस्था, वर्ती प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। फर्क इतना ही होता है कि शुक्रजनन की प्रक्रिया में वर्ती प्रावस्था कैसी होती है, छोटी होती है, जबकि अंडजनन की प्रक्रिया में क्या होता है कि वर्ती प्रावस्था जो होती है वो बड़ी होती है। इसमें 4 शुक्राणु बनते हैं तो अंडजनन की प्रक्रिया में 1 अंडाणु का निर्माण होता है। तो अब इसके बाद में जो टॉपिक हम यहाँ पर करते हैं वो कौन सा करेंगे, शुक्रजनन की प्रक्रिया और अंडजनन की प्रक्रिया में अंतर। एक साइड में मैं क्या लिख रहा हूं, शुक्रजनन, एक साइड में मैं क्या लिख रहा हूं, अंडजनन। ठीक है। सबसे पहले तो इसकी परिभाषा लिख देते हैं। इस प्रक्रिया में शुक्राणु का निर्माण होता है। इसमें क्या लिखोगे,
इस प्रक्रिया में अंडाणु का निर्माण होता है। शुक्राणु की प्रक्रिया में हमने क्या बता दिया कि शुक्राणु का निर्माण होता है, जबकि अंडजनन की प्रक्रिया में किसका निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है, इसकी वृद्धि प्रावस्था छोटी होती है। इसमें क्या लिखोगे? इसकी वृद्धि प्रावस्था बड़ी होती है। इसकी वृद्धि प्रावस्था कैसी होती है? छोटी होती है, जबकि इसकी वृद्धि प्रावस्था कैसी होती है? बड़ी होती है। तीसरा क्या लिखते हैं? इसमें एक प्रीमोर्डियल कोशिका से इसमें एक प्रीमोर्डियल सेल से चार शुक्राणु का निर्माण होता है। इसमें एक प्रीमोर्डियल कोशिका से चार शुक्राणु का निर्माण होता है। तीसरा इसमें क्या लिखेंगे? इसमें एक मॉड्यूल कोशिका से एक अंडाणु का निर्माण होता है। दूसरी आगे जो 4 नंबर पर जो बात आती है, यह प्रक्रिया नर में होती है। 4 नंबर पर आप लिखते हैं, यह प्रक्रिया नर में होती है। यह प्रक्रिया नर में होती है। तो इसमें क्या लिखेंगे? यह प्रक्रिया मादा में होती है। यह प्रक्रिया नर में होती है, तो यह प्रक्रिया किस में होती है? मादा में होती है। 5 नंबर पर क्या लिखते हैं? शुक्राणु की प्रक्रिया जो होती है वो जीवन पर्यंत चलती है, जबकि इसके अंदर क्या होता है? क्या लिख सकते हैं? शुक्राणु की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। शुक्राणु की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। 5 नंबर इसमें क्या लिखेंगे? अंडजनन की प्रक्रिया निश्चित समय यानी 50 से 55 वर्ष की एज तक होती है। ठीक है, हमने क्या बता दिया कि शुक्राणु की प्रक्रिया में ये बताया है कि इस प्रक्रिया में शुक्राणु का निर्माण होता है, जबकि अंडजनन की प्रक्रिया में हमने क्या बताया कि इस प्रक्रिया के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, याद रखना कि शुक्राणु और अंडाणु जो होते हैं ये दोनों के दोनों एक कोशिकीय ही होते हैं। यानी शुक्राणु भी एक कोशिकीय होता है, जबकि अंडाणु भी क्या होता है? एक कोशिकीय ही होता है।
ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि शुक्रजनन के अंदर 3 प्रावस्थाएं होती हैं, यानी गुणन प्रावस्था भी होती है, वर्ती प्रावस्था भी होती है और परिपक्व प्रावस्था भी होती है। फर्क इतना ही होता है कि शुक्रजनन की प्रक्रिया में वर्ती प्रावस्था छोटी होती है, जबकि अंडजनन की प्रक्रिया में वर्ती प्रावस्था बड़ी होती है। तीसरा जो हमने यहाँ पर बताया कि इसमें एक प्रीमोडियल कोशिका से 4 शुक्राणु का निर्माण होता है, जबकि अंडजनन की प्रक्रिया में एक प्रीमोडियल कोशिका से 1 अंडाणु का निर्माण होता है। शुक्रजनन में हमने क्या बता दिया कि यह प्रक्रिया किसके अंदर पाई जाती है? नर के अंदर पाई जाती है। यानी शुक्रजनन की प्रक्रिया जो होती है किसके अंदर पाई जाती है? नर के अंदर पाई जाती है, जबकि अंडजनन की प्रक्रिया जो होती है ये मादा के अंदर पाई जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि शुक्रजनन की प्रक्रिया के अंदर शुक्राणु का निर्माण जो होता है यानी वो जीवन पर्यंत होता है। जब नर जो होता है किशोर अवस्था के अंदर पहुंचता है तब उसके अंदर क्या होता है कि शुक्राणु का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती है तब तक उसके अंदर क्या होता है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। अंडजनन की प्रक्रिया जो होती है वह किशोरावस्था से प्रारंभ होती है और 50 से 55 वर्ष की उम्र तक होती है। ठीक है, एक लास्ट में 6 नंबर का अंतर और लिखाता हूं आपको मैं, याद रखना। इसमें पोलर बॉडी का निर्माण नहीं होता। इसमें पोलर बॉडी का निर्माण नहीं होता। इसमें क्या लिखोगे 6 नंबर पर? इसमें पोलर बॉडी का निर्माण होता है। इसमें पोलर बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, तो इतना आसानी से कर सकते हो ना। ये 6 पॉइंट हमने शुक्रजनन भी पढ़ा है, हमने वर्षन की आंतरिक संरचना भी पढ़ी है, हमने अंडजनन भी पढ़ा है और हमने लास्ट का जो टॉपिक फिलहाल जो पढ़ा है उसमें हमने बताया कि शुक्रजनन और अंडजनन के अंदर क्या अंतर होता है वो भी पढ़ा है। ठीक है, देखो परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से पूछ लेते हैं कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोसाइट एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु का निर्माण होता है। तो डायग्राम जैसा हमने जो डायग्राम बनाया है अगर उसको ध्यान से समझा जाए तो इतना सरल नहीं होता वो। उसमें से बीच में से एक प्रश्न पूछ लेते हैं जिसमें क्या होता है उससे बीच में से प्रश्न पूछते हैं जिससे कई बार बच्चे कंफ्यूजन की स्थिति में आ जाते हैं। यानी कंपटीशन के लिए बता रहा हूं। तो जैसे एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु का निर्माण होता है? 4 शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे एक ओगोनिया कोशिका से कितने अंडाणु का निर्माण होता है, तो इसका तो सभी का आंसर एक ही रहेगा कि एक ही अंडाणु बनता है। ठीक है, चाहे वो प्रीमोडियल कोशिका हो, चाहे वो प्राइमरी oocyte हो, चाहे वो सेकेंडरी oocyte हो। यानी कहने का मतलब ये होता है कि सभी का आंसर एक ही रहता है। और ये भी याद रखना कि इसमें शुक्रजनन की प्रक्रिया में पोलर बॉडी नहीं बनते हैं, जबकि उसके अंदर पोलर बॉडी का निर्माण होता है। आज के लिए इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। कल हम पढ़ते हैं शुक्राणु की संरचना। ठीक है, वर्षन की आंतरिक संरचना पढ़ने के बाद में कल हम जो टॉपिक पढ़ेंगे शुक्राणु की संरचना पढ़ेंगे और उसके बाद में जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अंडाशय की आंतरिक संरचना। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू वेरी मच।